कहने का मतलब ये हुआ कि ये AC अगर किसी सर्किट में प्रेजेंट है तो ये जितना चार्ज सप्लाई किया है उतना ही चार्ज सप्लाई करने वाले DC को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ AC। कंप्लीट साइकिल में देखिए समझने में टाइम लगेगा, हाफ साइकिल में इजी समझ सकते हैं। बाकी देखो एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आई एवरेज इक्वल टू, करंट के लिए बहुत पहले हम लोग लिखे थे कि DQ इक्वल टू किसके बराबर होता है, IDT के बराबर होता है। तो एक कंप्लीट साइकिल अगर मान लीजिए लेते हैं तो टोटल चार्ज सप्लाई कितना होना चाहिए, तो 0 to T किसके बराबर, IDT इसके बराबर की छोटा सा DQ चार्ज जो होता है I इक्वल टू किसके बराबर, तो DQ बाई DT इसके बराबर। तो चार्ज सप्लाई DQ इन टाइम DT IDT, एक कंप्लीट साइकिल में कितना चार्ज सप्लाई हुआ तो इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो कंप्लीट साइकिल का मतलब 0 to T। अब टोटल चार्ज सप्लाई डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाय नीचे में टोटल टाइम होना चाहिए। तो dt का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक यहां पे होना चाहिए। कि आई एवरेज का मतलब क्या हुआ, आई एवरेज का मतलब ये हुआ, दोनों एक ही बात है। आई एवरेज का सिंपल मतलब बोला जाए तो टोटल चार्ज, क्या टोटल चार्ज सप्लाइड इन अ साइकिल, कि एक साइकिल में टोटल चार्ज कितना सप्लाई किया गया, डिवाइडेड बाय क्या, टाइम टेकन फॉर वन साइकिल, कि एक साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लगा। तो यही बात बोला जाता है कि जितना चार्ज ये AC सप्लाई कर पाया है उतना ही चार्ज सप्लाई करने वाला सिंगल DC के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू बोलते हैं। एवरेज वैल्यू चार्ज के आधार पे डिफाइन किया जाता है। चलिए इससे आगे इसको हटाया जाए। तो आई एवरेज का मतलब समझने का कोशिश करते हैं। तो ये याद रख लो, कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होता है वो ऑलवेज 0 के बराबर होता है। कैसे, अभी उसको चेक करते हैं। चाहे कोई सा भी इक्वेशन हो साइनोसॉइडल के लिए, इसको हटाया जाए। चलिए यहां पे पहला देखिए क्या, तो एवरेज क्यों होता है वो जान भी लेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर कंप्लीट साइकिल। देखिए कंप्लीट साइकिल में क्या होता है, हमेशा आप देखोगे कंप्लीट साइकिल में चार्ज सप्लाइड जो होता है वो 0 के बराबर होता है। वैसे अगर इक्वेशन से जाए तो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी इसके बराबर होता है। ये इसका क्या हो गया, ग्राफ का वेरिएशन हो गया कि 0 से I नॉट, 0 से माइनस I नॉट, इस तरीके से ये ग्राफ इस तरीके से जाता होगा। हम लोगों ने एवरेज को कैसे डिफाइन किया है, तो I एवरेज इक्वल टू टोटल चार्ज सप्लाइड। तो टोटल चार्ज सप्लाइड जो होता है वो IDT 0 से T डिवाइडेड बाय क्या, इंटीग्रेशन ऑफ DT। एक साइकिल में, एक साइकिल के लिए एवरेज निकाल रहे हैं कि एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल। अब यहां से देखिए, तो अगर हम लोग जानते हैं कि T इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो 2 पाई बाई ओमेगा। तो 0 से क्या होना चाहिए, 2 पाई बाई ओमेगा I नॉट इंटू किसके बराबर, साइन ओमेगा टी इंटू DT, इसका इंटीग्रेशन। नीचे में इंटीग्रेशन को रखे तो भी, नहीं तो डायरेक्ट भी T लिख सकते हैं कि नीचे का इंटीग्रेशन हमेशा आप देखेंगे कि आपको T ही देगा। ये क्या हो गया, DT का इंटीग्रेशन। तो 0 से कहां तक, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, ये DT का इंटीग्रेशन नीचे में पढ़ा रहा कि कैपिटल T की जगह, सिंस यहाँ ओमेगा है तो ओमेगा के टर्म में टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। अब यहां से देखो I नॉट को बाहर निकाल दिया गया। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए, सॉरी इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा विथ माइनस साइन ऐसा होता है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दिया गया। अब यहां से देखिए तो ये बचा 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, नीचे में इंटीग्रेट कीजिएगा तो dt का t होता है
और उसका इंटीग्रेशन 2 पाई बाई ओमेगा इसके बराबर बच गया। ये बस दिखाने के लिए बोला जा रहा है, अभी थोड़े देर में आप सीधे सीधे बता दोगे एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हाफ साइकिल कैसे निकाल सकते हैं। अब यहां से देखिए आई एवरेज, अगर माइनस को बाहर निकाल दीजिए तो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, देखो कॉस ऑफ ओमेगा टी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा ऐसा ये आ गया लिमिट के साथ, डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा इसके बराबर। देखिए माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, ऊपर का लिमिट पुट कीजिए तो टी की जगह क्या पुट करेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, तो पहला टर्म जो होगा वो होगा कॉस ऑफ 2 पाई, और दूसरा टर्म पुट करेंगे 0 तो कॉस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय क्या 2 पाई बाई ओमेगा इसके बराबर। ये भी होता है 1, ये भी होता है 1, तो याद ही रख लो कि आई का एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल 0 के बराबर होता है, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में एसी कोई चार्ज थ्रो ही नहीं करता है। एसी तो बस आधा टाइम, देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या बोला, टोटल चार्ज सप्लाइड इन अ साइकिल। तो यहां पे देखिए इस पार्ट में अगर एसी ने प्लस क्यू चार्ज इधर की ओर भेजा है तो इस पार्ट में एसी जो है वो माइनस क्यू चार्ज इधर की ओर भेजेगा। क्यू नेट इन अ कंप्लीट साइकिल 0 के बराबर है कि ये पॉजिटिव साइकिल है और ये निगेटिव साइकिल है। आधा टाइम चार्ज यहां से यहां गया है तो जितना इधर की ओर गया उतना ही उधर की ओर गया, तो नेट वैल्यू क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। कि 0 के बराबर जो हुआ ये इसका एवरेज वैल्यू जो आया चार्ज का नेट वैल्यू 0 के बराबर। अब यहां से देखिए अगर हम लोग निकालना चाहें आई का एवरेज वैल्यू तो एक और तरीका हो सकता है। इंटीग्रेशन आई dt का क्या मतलब होना चाहिए, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। तो इंटीग्रेशन आई dt का मतलब होना चाहिए क्या, कि इंटीग्रेशन का मतलब कहीं पे भी क्या बोला जाता है, कि इंटीग्रेशन का कहीं पे भी मतलब होता है एरिया अंडर आईटी ग्राफ। कि ये क्या है, एरिया अंडर आईटी ग्राफ डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब आपकी मर्जी है, आप एवरेज वैल्यू अगर ओवर कंप्लीट साइकिल निकालने के लिए जाओगे तो एरिया अंडर आईटी ग्राफ क्या हो जाएगा। तो यहां पे भी तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ऊपर का एरिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया निगेटिव। देखिए यहां से भी बोल सकते हैं कि आपका एवरेज वैल्यू ऑफ एसी जो है वो कंप्लीट साइकिल में 0 है। उसका अगर बेसिक रीजन है तो बेसिक रीजन यही है कि एवरेज वैल्यू किस आधार पे डिफाइन किया गया है, तो चार्ज कितना फ्लो किया उसके आधार पे। अगर उसके आधार पे देखेंगे तो थोड़े देर अगर इधर की ओर 5 कूलम्ब चार्ज गया तो फिर थोड़े देर इधर की ओर 5 कूलम्ब चार्ज गया, ये वाला एरिया बराबर है, नेट चार्ज सप्लाइड 0 है। तो एसी को कोई बाहर का आदमी देखेगा तो यही बात बोलेगा कुछ चार्ज गया नहीं, इसीलिए एवरेज वैल्यू जो है वो कंप्लीट साइकिल में क्या दिखेगा 0 के बराबर। अब देखिए अगर आपके पास दो अन्य एसी थे तो पहला एसी कौन सा था, ट्रायंगुलर एसी। इसके लिए भी देखिए तो यही बात हो रहा है, अब एरिया मेथड ही लगा दो। तो एरिया अगर मान लो इसके लिए एक कंप्लीट साइकिल में बोले तो इधर से प्लस गया इधर से माइनस गया, तो एवरेज वैल्यू जो है कंप्लीट साइकिल के लिए ट्रायंगुलर एसी का भी क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। अगर आपके पास एक स्क्वायर एसी होता था कि स्क्वायर एसी आई नॉट माइनस आई नॉट फिर आई नॉट फिर माइनस आई नॉट, यहां भी देखिए ये प्लस वाला साइकिल है, अब की बार चार्ज इधर गया, ये माइनस वाला साइकिल है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0। कि एवरेज वैल्यू एसी का ऑन द कंप्लीट साइकिल हमेशा 0 के बराबर होता है। चलिए अगला बात जो हम लोगों को समझना है वो समझना है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल, कि अब देखो अब हम पूरा साइकिल के लिए
एवरेज वैल्यू नहीं निकालना चाहते हैं। यहां से जो है वो बात समझ में भी आएगा कि एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता था। कि देखिए ये हम लोगों का क्या है, अगर ये हम लोगों का एसी सप्लाई है कि इस तरीके का एसी सप्लाई यहां पे हो रहा है, तो एवरेज वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि उसको रिप्लेस करने वाला ये अपना एसी है। अब आधा साइकिल का ही बात कर रहे हैं, तो ये देखिए ये T/2 हुआ होगा, कंप्लीट साइकिल होते होते T टाइम यहां गया होगा। तो क्या बोला जाएगा कि इस एसी को रिप्लेस करके एक सिंगल डीसी लाइए, जितना ये एसी सप्लाई कर रहा था उतना ही चार्ज ये डीसी भी सप्लाई करेगा। ये वेरिएबल था, ये क्या है, डायरेक्ट है, इसी को आई एवरेज बोलते हैं। बाकी अपना आई एवरेज का डेफिनेशन क्या है, तो टोटल चार्ज सप्लाई। चार्ज सप्लाई का मतलब कहीं भी होता है आई डी टी, इसके बराबर टोटल चार्ज सप्लाई का वैल्यू, ऐसा होता है। अब की बार एवरेज वैल्यू किसके लिए निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल 0 होता है। जब बोल के बोला जा रहा है केवल और केवल हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल के लिए 0 से T/2 कि इतना के लिए ही मैं क्या चाहता हूं, एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूं। नीचे में अगर हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो टाइम का भी क्या होना चाहिए, टाइम का भी आधा ही लगना चाहिए कि हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या है। तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू देखेंगे तो इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो आई नॉट, यहां पे देखिए साइन ओमेगा टी इक्वल टू बहुत पहले लिखे हैं 2π/ω, तो यहां तो आधा साइकिल में इंटीग्रेशन होना है, तो T/2 मतलब π/ω इसके बराबर। यहां से देखिए तो 0 से π/ω इसका इंटीग्रेशन हुआ, डिवाइडेड dt का इंटीग्रेशन भी कहां से कहां तक, तो टाइम का ही वैल्यू है π/ω, कि t को π/ω उसके टर्म में लिखा जा रहा है। यहां से अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक और स्टेप में, तो देखो आई नॉट डिवाइडेड बाई ये ओमेगा यहां पे आ जाएगा कि आई नॉट ऐसा आ गया, ओमेगा ऐसा आ गया। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस को भी पहले ही लिख दीजिए, क्या बच गया, कॉस ओमेगा टी 0 से कहां तक, तो π/ω इसके बराबर। नीचे में देखिएगा तो नीचे में भी क्या बचेगा, π/ω इसके बराबर। ये ओमेगा और ये ओमेगा यहां पे कैंसल हो गया। अगला स्टेप में देखो तो आई एवरेज, तो माइनस आई नॉट बच गया, डिवाइडेड बाई पाई बच गया। देखो यहां पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो पहला वैल्यू आएगा ओमेगा, ये टी की जगह π/ω, तो ओमेगा ओमेगा कटा तो कॉस पाई आया पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू में 0 ही है तो कोई कटने की बात ही नहीं है, सीधे कॉस 0 ऐसा हो गया। अब यहां पे देखिए कॉस पाई जो होता है ये होता है -1, बीच में इंटीग्रेशन का जो लिमिट होता है उसका माइनस, और कॉस 0 होता है माइनस मतलब 1 के बराबर, तो दो ये बीच में -1 बन के क्या बन गया, बाहर के माइनस से कंबाइन होके। याद रखना पड़ेगा आपको कि आई एवरेज ओवर अ हाफ साइकिल जो होता है वो 2I0 डिवाइडेड बाई पाई इसके बराबर होता है। ये किसके लिए है वैल्यू, तो ये भी याद रखना है कि हाफ साइकिल के लिए वैल्यू है, कि हाफ साइकिल के लिए एरिया 0 थोड़ी ही है, हाफ साइकिल के लिए चार्ज सप्लाई 0 थोड़ी ही है। हाफ साइकिल में तो कुछ ना कुछ चार्ज प्रोवाइड किया ही जा रहा है, हाफ साइकिल में तो कुछ ना कुछ चार्ज प्रोवाइड किया ही जा रहा है, भले ही डायरेक्शन कोई सा भी हो, लेकिन हाफ साइकिल में 0 नहीं है, हाफ साइकिल में 0 नहीं है। हाँ, इन दोनों साइकिल को कंबाइन करके कंप्लीट साइकिल के लिए देखेंगे तो 0 आता है। इसको हम लोग आई एवरेज को 0.63 I0 इसका वैल्यू होता है ओवर द हाफ साइकिल। डाटा याद रखिए, सबसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, क्या हाफ साइकिल में कुछ नेट चार्ज इधर की ओर सप्लाई हुआ है, हाफ साइकिल में कुछ नेट चार्ज इधर की ओर सप्लाई हुआ है, तो एसी का हाफ साइकिल में जो है वो वैल्यू क्या होता है, एसी का हाफ साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होता है 0.63 I0। अब एवरेज का मतलब एक आखिरी बार समझा जाए, इसको हटाया जाए।
देखिए एक आखिरी बार समझते हैं एवरेज का मतलब क्या हुआ। कि एवरेज का मतलब हुआ सिर्फ हाफ साइकिल के बारे में सोचिए। देखो ये वैरी करता हुआ एसी जिसका वैल्यू इसी टाइम में जीरो से कहां तक गया, जीरो से आई नॉट तक गया। ये सर्किट में जितना चार्ज सप्लाई कर पाया था ये अपने वेरिएबल वैल्यू के साथ, कि इसका वैल्यू जीरो से बढ़ते हुए आई नॉट हुआ, आई नॉट से फिर जीरो हुआ, उतना ही चार्ज सप्लाई कर देगा एक सिंगल डीसी। उतना ही चार्ज सप्लाई कर देगा एक सिंगल डीसी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी कि एसी, कि यहां पे जो चार्ज ये पूरा वेरी करता हुआ एसी प्रोवाइड कर पाया है उतना ही चार्ज एक सिंगल क्या कर सकता है, उतना ही चार्ज एक सिंगल डीसी कर सकता है। कि मान लीजिए आई नॉट का वैल्यू 10 एम्पियर के बराबर है, तो ऐसा एसी जिसका इक्वेशन मान लीजिए ऐसा है कि आई नॉट इक्वल टू 10 साइन कुछ भी रहा हो ओमेगा टी, ये एक हाफ साइकिल में जितना चार्ज सप्लाई कर पा रहा है उतना ही चार्ज सप्लाई करने वाला सिंगल डीसी जो होगा वो 6.3 एम्पियर का होगा। कि ये वेरी करता हुआ एसी जितना चार्ज देगा उतना ही चार्ज एक सिंगल डीसी जो देगा उसी को एवरेज वैल्यू बोलते हैं। एवरेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इससे अगला बात है। तो इसके लिए एवरेज के लिए बस दो बात याद रखना है। अगर साइकिल कंप्लीट हो तब कुछ सोचना ही नहीं है, आई एवरेज इक्वल टू 0। और अगर साइकिल क्या हो, साइकिल अगर हाफ हो तो आई एवरेज इक्वल टू 2i0/π या जो वैल्यू लिखा हुआ है। एक बात जो आपका इंटीग्रेशन वगैरह का तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसे लिखाया जाएगा कि सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, इंटीग्रेशन में ज्यादा टाइम लगेगा। बट एक बात याद रखो कि कंप्लीट इंटीग्रेशन किसका, अभी अभी आपने देखा है जीरो हुआ भी है, कि कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, कि कभी साइन और कोसाइन फंक्शन मिले, कि कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन ओवर वन टाइम पीरियड, कि एक टाइम पीरियड आप पूरा का पूरा ले लो, कि कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन ओवर वन टाइम पीरियड इज ऑलवेज जीरो। सच बात है, वो आप ग्राफ से भी बोल सकते हो कि वो हमेशा जीरो होगा। कहने का मतलब 0 टू टी साइन ऑफ ओमेगा टी हो या फिर 0 से टी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी हो, इन सब का इंटीग्रेशन हर हाल में जीरो होता है। उसका कारण क्या है, देखिए साइन का ग्राफ कैसे होगा, एक बार ऐसे होगा एक बार ऐसे होगा, प्लस माइनस। देखो अभी अभी तो आया है, एवरेज वैल्यू में क्या हो रहा था, एक कंप्लीट इंटीग्रेशन हुआ था ओवर वन साइकिल, हाफ साइकिल में इसीलिए नॉन जीरो हुआ है, वन साइकिल में तो जीरो ही होगा। मान लो गलती से कॉस हो जाए तो कॉस वही काम को थोड़ा अलग तरीके से करेगा। यहां पे देखिए कॉस का पॉजिटिव साइकिल ऐसा होता है, निगेटिव साइकिल ऐसा होता है, फिर एक बार लास्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। देखिए ये दोनों प्लस और प्लस ये माइनस को खत्म कर देंगे, तो साइन और कॉस का अभी आरएमएस में इसका यूज पड़ेगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप। बाकी कैलकुलेट करके अभी अभी साइन ओमेगा टी का हमने इंटीग्रेशन करके दिखाया भी है कि आई नॉट बाहर में बैठा हुआ था, 2 ओमेगा टी रहे उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, तब भी वही होगा। साइन का कॉस का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर होगा तो कुछ और हो जाएगा, साइन और कॉस ही मैंने लिखा है कि साइन और कॉस का जो होगा कंप्लीट वन साइकिल के ऊपर इंटीग्रेशन हमेशा जीरो के बराबर होता है। चलिए इससे आगे बढ़ा जाए। तो पहला एवरेज वैल्यू में क्या था कि नेट चार्ज जितना सप्लाई हुआ डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय जो आपका टाइम लगा था वो। कंप्लीट साइकिल के लिए नेट चार्ज ही जीरो था तो एवरेज जीरो हो गया, हाफ साइकिल में नेट चार्ज जीरो नहीं है इसीलिए एवरेज का वैल्यू आया। तो चलिए अगला लिखिए क्या, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, कि आरएमएस वैल्यू जो है ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर, या देखिए अभी हम बोल रहे हैं कि हमारे घरों में क्या हो रहा है, एसी सप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर अल्टरनेटिंग करंट घरों में सप्लाई हो रहा है
तो अल्टरनेटिंग करंट तो हम बोल रहे जीरो से लेके आई नॉट से जीरो, तो ये डाटा आया कहां से? ये जो हम लोग 220 वोल्ट बोलते हैं कि आइडियली अगर लॉसेज ना हो तो इंडिया में जो हाउस होल्ड सप्लाई है वो 220 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये 220 आया कहां से? तो ये जो 220 आप पढ़ते हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पे लिखा रहता है, यही है आरएमएस वैल्यू ऑफ क्या? यही है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी भी क्या होता है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी पूछा जाता है किसको बोलते हैं? पिक वैल्यू को, एवरेज वैल्यू को, आरएमएस वैल्यू को। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी जो है वो आरएमएस वैल्यू ही है। बाय डिफॉल्ट जो हम लोग रिपोर्ट करते हैं, जो हम लोगों का रीडिंग इंस्ट्रूमेंट बताता है, मान लो यहां लाके एक वोल्ट मीटर लगा के मेजर करेंगे कितना वोल्टेज है, अगर वो बोल रहा है 190 वोल्ट है तो 190 वोल्ट क्या है? वो आरएमएस वैल्यू है। उस समय एसी का क्या है घरों में, तो यही चीज रिपोर्ट किया जाता है। इंडिया में ये कांस्टेंट है, 220 वोल्ट का सप्लाई किया जाता है। देखो चार्ज को जब पैरामीटर माना गया तो चार्ज में वही वाली गलती हो गई जो हम लोग वेक्टर में कर रहे थे कि चार्ज को अगर पैरामीटर माना गया तो आधा टाइम 0 से t/2 तक चार्ज इधर की ओर सप्लाई हुआ और आधा टाइम t/2 से t तक चार्ज इधर की ओर सप्लाई हुआ। आई एवरेज 0 हो गया। ये तो पुराना डिस्कशन में आप देखे ही है। तो क्या मान लो अगर एक आदमी को थोड़ा देर इधर से करंट लगाए और थोड़ा देर इधर से करंट लगाए तो आदमी खुश होगा क्या? भाई एवरेज करंट तो 0 है, कुछ हुआ ही नहीं है उसके साथ। तो आदमी ऐसे में खुश नहीं होगा, क्योंकि करंट में चार्ज से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है एनर्जी, या फिर जिसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो देखिए भले ही इधर की ओर था या इधर की ओर था, एनर्जी इक्वल टू I² R × T बड़े टाइम के लिए। छोटा सा एनर्जी देखते थे तो क्या लिखते थे? छोटा सा एनर्जी देखते थे तो लिखते थे dt। तो यहां पे देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है, उससे चार्ज को फर्क पड़ता है कि प्लस क्यू है कि माइनस क्यू है। इससे आई को के जो यहां पे प्रेजेंट है वो स्क्वायर प्रेजेंट है, एनर्जी को फर्क नहीं पड़ता है। करंट इधर की ओर जा रहा है तो भी एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है इस आदमी को, और करंट इधर की ओर जा रहा है तो भी एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है। मान लीजिए ये एक रजिस्टर है, रजिस्टर में करंट अगर इधर की ओर है तो भी तो रजिस्टर को एनर्जी मिल ही रहा है dt टाइम में I² R dt। और अगर ये क्या है डायरेक्शन अपना करंट का बदल दिया तो करंट के डायरेक्शन से एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एवरेज वैल्यू आप खुद देख रहे हो कि एवरेज वैल्यू कोई आइडिया नहीं दे पा रहा, इसीलिए हमने कहा कि एवरेज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आरएमएस जो है वो मेन वैल्यू है, उसी को याद रखना है। तो देखो अब क्या बोला जाएगा, जैसे पहले बोला गया था जो अपना एसी है उसको क्या कीजिए, फिर से रिप्लेस कीजिए डीसी से, कि आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू वो एक डीसी का ही वैल्यू होता है, कि एसी को रिप्लेस कीजिए डीसी से, क्या बोला जाएगा, विच प्रोवाइड्स सेम एनर्जी। बस यही बात है कि यहां पे कहने का मतलब क्या है कि आरएमएस वैल्यू का मतलब ये हुआ कि यहां पे जो अपना एसी था, इस एसी के बराबर का एक सिंगल वैल्यू वाला डीसी जो सेम क्या करे, जो आपका सेम सप्लाई करे, क्या, जो सेम सप्लाई करे एनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। कि जो काम ये वैरी करता हुआ, जो काम ये वैरी करता हुआ एसी कर पा रहा है, वही काम करने वाला सिंगल डीसी का वैल्यू को क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। मान लीजिए अपने पास जो आपके घरों में एसी जाता है उसका जो ईएमएफ है उसका इक्वेशन होता है 220 इंटू, एक मिनट, उसका जो इक्वेशन होता है उसका इक्वेशन करीब होता है 300 साइन ओमेगा टी, कि ये वोल्टेज कभी 0 कभी 300 कभी उससे भी ज्यादा ऐसा होता है। हम लोग बोलते हैं ऐसा वेरिएबल ना लाओ, एक सिंगल वोल्टेज, तो एक सिंगल वोल्टेज जो है 220 वोल्ट,
वो उतना ही एनर्जी सप्लाई करेगा जितना एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है, ये वेरी करता हुआ एसी कर रहा है। कि ये एसी के बराबर क्या है, ये एसी के बराबर एक सिंगल डीसी है, उसी को तो हम लोग आईआरएमएस बोलते हैं। या फिर आईआरएमएस, सिंस इस एसी का इफेक्ट पता ही नहीं चल रहा है, कभी जीरो हो रहा है कभी आई नॉट हो रहा है, तो बोला जा रहा है कि इस एसी का एनालिसिस भूल जाओ, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ आरएमएस वैल्यू को पकड़ो, जो पूरा एसी ये वेरी करता हुआ काम कर रहा है, आरएमएस क्या है, अकेला मानते हुए उतना ही काम करेगा। तो क्या बोला जाता है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज अ सिंगल डायरेक्ट करंट which produces same heating effect in a resistor as done by the variable AC। कि वेरिएबल एसी, मान लो कहीं पे जो बोला गया कि ये वेरिएबल एसी है, वो जो काम कर रहा है वही काम कर देगा एक सिंगल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, उसी को हम लोग आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस करंट जिसके आधार पे डिफाइन करें, तो उसके आधार पे क्या बोला जाता है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज अ सिंगल डायरेक्ट करंट, की एकमात्र करंट विच प्रोड्यूसेज सेम हीटिंग इफेक्ट, जो सेम एनर्जी दे, सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे इन अ रजिस्टर एज डन बाय द वेरिएबल एसी। कि जो काम अपना वेरिएबल एसी कर पा रहा है वही काम एक सिंगल अगर कर दे डीसी, तो उसी को वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, आई आर एम एस। चलिए इसको हटाया जाए। अब फॉर्मूला लिखते कैसे निकलेगा आई आर एम एस, तो सोचना हमेशा उल्टा होता है, स्क्वायर कीजिए फिर मीन कीजिए फिर रूट कीजिए। बेटे पहले डिफाइन कर दे। तो देखो, अगर हमसे कोई पूछेगा तो क्या बोला गया कि हीटिंग बाय आरएमएस वैल्यू, कि आरएमएस वैल्यू जितना हीट प्रोड्यूस करे वही क्या होना चाहिए, हीटिंग बाय वेरिएबल एसी। तो वेरिएबल करंट के लिए आपको क्या बोला गया था, याद कीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे बोला गया था कि अगर कांस्टेंट हो तो आई स्क्वायर आर टी ऐसे चलेगा, अगर वेरिएबल हो तो क्या होना चाहिए, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, की छोटा छोटा आई का वैल्यू को। तो ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल जो है आपका एसी, वो इतना हीट प्रोड्यूस कर सकता है, एक साइकिल ले लेंगे तो 0 से टी की एक साइकिल में ये एसी कितना हीट दे सकता है, तो 0 से टी अमाउंट हीट दे सकता है। देखो आरएमएस वैल्यू ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, एक टाइम पीरियड के बराबर। या आपको मन करे तो यहां भी dt से लेके इंटीग्रेशन कर दो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां तो आप जानते ही हो ना कि आई आर एम एस इज अ सिंगल वैल्यू, उसको क्या मतलब है। अब देखो r और r वो तो कांस्टेंट होता है, तो वो तो रेजिस्टेंस है, वो बाहर निकल जाएगा। आई आर एम एस भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बोले ही है कि आई आर एम एस एक वैल्यू होता है, वेरिएबल नहीं होता है। तो आई आर एम एस का स्क्वायर जो आया वो आई स्क्वायर डी टी, 0 से टी डिवाइडेड बाई डी टी, किससे, 0 से टी, इसके बराबर। तो आई आर एम एस का जो फाइनल वैल्यू आया, तो यही बोला, उल्टा सोचो, उल्टा कहने का मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले करंट का स्क्वायर कीजिए, तो आई स्क्वायर, फिर उसका मीन लेना है, तो मीन लेने का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करके, कंप्लीट टाइम से डिवाइड करेंगे तो मीन बनेगा। तो रूट मीन स्क्वायर में पहले स्क्वायर लीजिए फिर मीन कीजिए, सबसे लास्ट में रूट कीजिए, यही है आपका क्या, यही है आपका वैल्यू ऑफ आई आर एम एस करंट। तो आर एम एस मोर प्रोमिनेंट है, क्योंकि करंट वगैरह का मेन काम है एनर्जी सप्लाई करना, और ये एनर्जी के आधार पे कंक्लूड किया गया है। अभी अभी आपने देखा कि चार्ज के आधार पे आइडिया ही नहीं लगा, कि एवरेज वैल्यू चार्ज के आधार पे 0 हो रहा था,
तो उससे तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन आरएमएस हमेशा आपको आइडिया देगा कि हाँ आरएमएस वैल्यू जो है वो बताएगा कि सच में एसी कितना पावरफुल है, कि वो सिंगल डीसी जो वही काम करे जो ये वेरिएबल एसी कर पा रहा था। चलिए एक एसी का निकाल देते हैं इस साइकिल के लिए, इसको हटाया जाए। चलिए इसके लिए सबसे पहले देखिए जो हम लोगों का बेसिक इक्वेशन है, तो आई इक्वल टू आई नॉट, साइनोसॉइडल के लिए साइन ओमेगा टी रहे या कॉस ओमेगा टी रहे फर्क नहीं पड़ता है। देखो आई आरएमएस का पहले स्क्वायर को ही निकाल देते हैं कि बार बार रूट क्या चढ़ाना, तो आई आरएमएस का स्क्वायर, ऐसे तो रूट के अंदर अभी नहीं है क्योंकि इधर भी स्क्वायर लगा हुआ है, डिवाइडेड बाई डी टी इंटीग्रेशन 0 से टी इंटीग्रेशन 0 से टी। यहां पे देखिए अगर यहां पे उसको लाके पुट करेंगे तो ये आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड के लिए मन करे तो 2 पाई बाई टी लिखिए, जो भी लिखना है वो बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से क्या 0 से टी। इसका वैल्यू देखिए, अगर आपको जिंदगी में कभी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी मिल जाए, एक बार एसएचएम में ही मिला होगा जब एनर्जी वगैरह आता है, या साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिल जाए, इंटीग्रेशन में जो होता है वो टेक्निक्स कांस्टेंट होता है कि इंटीग्रेशन कैसे करना है उसका टेक्निक कांस्टेंट होता है। तो एक फॉर्मूला होता है क्या कि cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। देखो साइन स्क्वायर को आप डिफरेंशिएशन जैसा नहीं है कि पावर पीछे कर लो, इंटीग्रेशन का टेक्निक टोटल अलग होता है। तो यहां से देखिए साइन स्क्वायर ए का वैल्यू जो आया वो किसके बराबर आया, तो 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, इसके बराबर कि 2 साइन स्क्वायर ए इधर आया, कॉस 2a उधर गया, तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू इतना आया। अगर साइन स्क्वायर ए का वैल्यू इतना आया तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक की जगह ओमेगा टी है तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक की जगह तो 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। बोले इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये अपना ट्रिगोनोमेट्री है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। हाँ क्या अवॉइड किया जा सकता है, आगे इंटीग्रेशन को अवॉइड कर देंगे या फिर आप वैल्यू को रट ही लीजिए, वो ज्यादा बेटर है, कोई ऐसे डिराइव थोड़ी करता है। तो यहां पे देखिए आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, इंटीग्रेशन कहां से कहां, तो 0 से टी, बच कौन कौन गया, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 2। चलिए ठीक है, अब यहां पे देखो पहला टर्म बचा आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद देखिए 1 बाई 2 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 0 से टी, इसको बस 2 टुकड़ा कर रहा हूं। इसमें देखिए हमने थोड़े देर पहले आपको जो लिखाया है, कोई दिमाग खपाएगा इंटीग्रेशन करके लाएगा। हम लोगों ने बहुत पहले बोला है कि अगर कॉस का फंक्शन हो और साइन का फंक्शन हो, ओवर कंप्लीट टाइम पीरियड अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। उसको डायरेक्टली 0 लिखिए, कोई समस्या नहीं है। कि जो बात बोला गया कि कॉस का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन 1 कंप्लीट टाइम पीरियड में 0 होता है। यहां से देखिए तो अब इधर क्या बच गया है, आई आर एम एस का स्क्वायर, इधर क्या बच गया है, तो इधर बच गया है आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटू 1 बाई 2। देखिए डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, टी का वैल्यू पुट किया गया तो टी और टी भी कट गया। अब टी और टी भी कट गया तो यहां से आई आर एम एस का स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, तो आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आज से याद रख लीजिए जो आरएमएस वैल्यू होता है वो आई पिक वैल्यू से तो छोटा होगा ही, कि आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, इसके बराबर ऐसा होता है। अब यहां से देखिए तो इसी को लिख सकते हैं आई आर एम एस इक्वल टू
0.707 आई नॉट इसके बराबर आई आर एम एस का वैल्यू होता है। ये आपका आर एम एस वैल्यू है, जिसका मतलब अभी अभी बताया गया कि इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एक वैरी करता हुआ एसी, जो मान लीजिए कहां से कहां, एक वैरी करता हुआ एसी जो काम कर पाया है वही काम को कर सकता है कौन, वही काम को कर सकता है एक सिंगल करंट। तो सिंगल करंट तो ऑलवेज डायरेक्ट होगा कि देखो अगर मान लो कि एक एसी है जो 0 से 10 एम्पियर गया, फिर 0 हुआ, -10 गया, ये जितना एनर्जी सप्लाई कर पा रहा है उतना ही एनर्जी सप्लाई कर देगा एक सिंगल वैल्यू IRMS, जिसका वैल्यू करीब 7 एम्पियर के बराबर होगा। 0.71 भी इसको बोला जाता है, 707 0.71 के बराबर है करीब। तो ये जो काम अपना जितना एनर्जी अपना वैरी करता हुआ, क्या जितना एनर्जी अपना वैरी करता हुआ सप्लाई कर पा रहा है, क्या सप्लाई कर पा रहा है एसी, उतना ही एनर्जी सप्लाई कर देगा। कि उतना एनालिसिस मत करो कि 0 से 2 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, फिर माइनस में गया, ये हुआ वो हुआ, उतना एनालिसिस को छोड़िए। जो काम कर रहा था ये, क्या जो काम कर रहा था ये एसी, वही काम कर देगा एक सिंगल डीसी, उसी को बोला जाता है आरएमएस वैल्यू। और जैसे बोला गया है नाम का मतलब, उल्टा सोचिए तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले स्क्वायर कीजिए, फिर मीन लेना है मतलब टाइम से डिवाइड कीजिए, फिर रूट लगा दीजिए, आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, इसके बराबर ऐसा होगा। तो ये आपका एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का मतलब हुआ। चलिए अब क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं कि एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का मतलब समझ में आया तो हटाया जाए इसको। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही रिसेंट टाइम में ही ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या बोला जा रहा है कि इफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन AC is 10 ampere, then the peak value of AC, पहला बोला जा रहा है 5√2, दूसरा बोला जा रहा है 10√2, तीसरा बोला जा रहा है 10, सबसे लास्ट बोला जा रहा है 5। बताइए कौन सा होना चाहिए? बी। वाह, सही है सभी लोगों का। तो आप लोगों को ध्यान रहा है, नहीं तो ऐसे क्या होता है जो गिवन होता है उसी को सब क्या मान लेते हैं, पिक वैल्यू। यहां पे देखिए हम लोगों को IRMS दिया हुआ है, तो IRMS किसके बराबर है? तो IRMS जो है वो आपका 10 एम्पियर के बराबर दिया हुआ है। तो IRMS किसके बराबर होता है? तो पिक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 इसके बराबर। तो इसका वैल्यू अगर 10 के बराबर है तो I नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 10√2 इसके बराबर होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग याद रखते हैं कि I नॉट बाई √2, तो वो 10 गिवन है उसी को √2 से डिवाइड कर देंगे। तो उस दिन तक ध्यान रखिएगा कि बड़ा हमेशा पिक वैल्यू ही रहता है, आरएमएस हमेशा पिक से छोटा होता है। अब चलिए एक मार दीजिए स्टार मार्क में, क्या है कि इफ नथिंग इज मेंशन्ड, कुछ ना बोला हो, आगे जाके जब एसी सर्किट वगैरह पढ़ेंगे तब काम आएगा कि इफ नथिंग इज मेंशन्ड एंड अ सिंगल वैल्यू फॉर एसी इज गिवन दैट विल बी assumed as the RMS वैल्यू। अगर कुछ ना गिवन हो, मेंशन हो, और एक सिंगल वैल्यू गिवन हो एसी के लिए, तो ये माना जाएगा कि वो वैल्यू क्या है,
ये माना जाएगा कि वो वैल्यू जो है वो आरएमएस वैल्यू है। जैसे क्वेश्चन में बोलता है कि 220 वोल्ट सप्लाई, मतलब 220 वोल्ट वो आरएमएस बोल रहा है, कुछ ना मेंशन हो बाय डिफॉल्ट एसी में कि 100 वोल्ट सप्लाई, 500 वोल्ट सप्लाई, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आरएमएस ही बताया जाता है। यही बात आपको बोला गया शुरू में कि घरों में भी जो 220 वोल्ट है बोला जा रहा वो आरएमएस वैल्यू है कि उसके बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ varies as shown, then calculate the चलिए एवरेज भी पूछा जा सकता, कैलकुलेट दी एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ओवर वन साइकिल। तो यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि इसको बोला जा रहा है कि यह है ई नॉट और ये ई वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा है। देखो यहां पे सबसे पहला बात यह है कि अगर हमको एवरेज और आरएमएस वैल्यू बताना है तो सबसे पहले यहां पे देखिए एक साइकिल का मतलब क्या होता है। एक साइकिल का मतलब होता है सभी जो चीज रिपीट करे उसी को एक साइकिल बोलते हैं। तो यहां देखिए ये ई नॉट रहा, फिर जीरो हुआ, थोड़ा देर जीरो रहा, फिर ई नॉट है, फिर जीरो। तो देख के ही लग रहा होगा कि एक साइकिल का मतलब क्या हुआ। एक साइकिल का मतलब कुछ इस तरीके का हुआ कि वो आपका एक साइकिल है। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तब हम लोग पुट कर देंगे कि अगर एक साइकिल के ऊपर कोई हमको बोलेगा भाई ईएमएफ कितना है, तो ईएमएफ का वैल्यू ई नॉट के बराबर है जब जीरो से बड़ा या बराबर है टी से बड़ा या बराबर है टी बाई टू की आधा समय तक ई नॉट के बराबर है, और ई का वैल्यू जीरो के बराबर है आधा समय तक कि टी बाई टू से बड़ा है टी से बड़ा है क्या टी इसके बराबर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को एवरेज वैल्यू चाहिए। तो आई एवरेज के लिए बहुत ही सिंपल बात है, इंटीग्रेशन जीरो से टी ई, मान लो जिसका निकाल रहे हैं अगर आई होता तो आई डी टी, ई है तो किसके बराबर लिखेंगे तो ई डी टी डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई डी टी इसके बराबर। देखिए ये आपके पास आजादी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी इंटीग्रेशन को तोड़ा जा सकता है कि जीरो से टी बाई थ्री अगर जरूरत पड़े तो ई डी टी प्लस टी बाई थ्री से टी ई डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंटीग्रेशन जीरो टू टी ई डी टी इसके बराबर ही होगा कि उसी लिमिट्स को टुकड़ा टुकड़ा कर देने से भी इंटीग्रेशन बदलता नहीं है। तो यहां से देखिए तो जीरो से टी बाई टू एक बार कर लेते हैं ई डी टी, प्लस यहां से करेंगे तो टी बाई टू से क्या टी एक बार कर लेते हैं ई डी टी, नीचे में तोड़ के क्या फायदा है, नीचे में तो dt है केवल, dt का इंटीग्रेशन t के बराबर होना चाहिए कि टाइम तो नीचे में पूरा है। अब देखो अगर e का वैल्यू पुट करेंगे तो इस पार्ट में तो कुछ है ही नहीं, ईएमएफ वोल्टेज उतना देर जीरो है तो वो पार्ट जीरो हो गया। ऊपर वाले पार्ट में जो वैल्यू है तो उसको पुट कर दीजिए, तो आई एवरेज जो आया तो ई तो है तो कांस्टेंट ना, पिछले बार की तरह ऐसा थोड़ी है कि ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी जो समस्या होगा। अब की बार तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया तो ई नॉट इंटीग्रेशन किसका dt का t, टाइम कितना से कितना जीरो से t बाई टू के बराबर, नीचे में क्या बचा हुआ है तो नीचे में t बचा हुआ है। आई एवरेज लिख दिया है, ई एवरेज लिखिए क्योंकि इस बार ईएमएफ का निकाल रहे हैं। यहां से देखिए तो ई एवरेज का वैल्यू अब क्या हो जाएगा तो ऊपर में ई नॉट इंटू इंटीग्रेशन किसके बराबर टी बाई टू के बराबर, नीचे में टी के बराबर,
देखिए एवरेज वैल्यू जो है कि जितना चार्ज ये वेरी करता हुआ सप्लाई कर पाया है एक साइकिल में, उतना ही चार्ज प्रोवाइड कर सकता है एक सिंगल वोल्टेज जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या, ई एवरेज के बराबर। निकालने का तरीका क्या है, जो भी फंक्शन दिया है उसको 1 साइकिल पूछा है तो 1 साइकिल, वैसे हाफ साइकिल पूछता तो ये हाफ साइकिल निकालते, इस हाफ साइकिल में तो 0 होगा क्योंकि कुछ चार्ज था ही नहीं इस हाफ साइकिल में। तो कंप्लीट साइकिल पूछा था तो कंप्लीट साइकिल में एक बार ई को इंटीग्रेट कर दिया गया, उसको टुकड़ा किया जा सकता है। एक बार टुकड़ा किया गया कहां से, तो 0 से t/2 जिसमें वैल्यू ई नॉट पता था, एक बार टुकड़ा किया गया टी नॉट यहां से t/2 से t तक जिसमें वैल्यू 0 था तो वो कट गया, बाकी यहां पे कांस्टेंट वैल्यू ये आ गया इंटीग्रेशन के बाहर और इंटीग्रेट करके ऐसा मिल गया। चलिए आरएमएस वैल्यू देखा जाए, हटाया जाए इसको। चलिए अगर आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो ई आरएमएस, तो हम यही बात बोल रहे बार बार क्या उधर लगाना, रूट इधर स्क्वायर रखते हैं अभी, तो इधर अगर स्क्वायर रखेंगे तो ई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय क्या, इंटीग्रेशन डी टी 0 से टी 0 से टी, यहां पे भी वहां भी अपनी मर्जी इंटीग्रेशन को तोड़ देते हैं, तो एक बार 0 से t/2 यहां पे जो e का वैल्यू है ई स्क्वायर डी टी, और एक बार देखिए तो t/2 से t यहां पे जो e का वैल्यू है तो ई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन डी टी, लिखना चाहे तो लिखिए नहीं तो इंटीग्रेशन डी टी ऑलवेज टी के बराबर होगा, वहां पे कोई समस्या नहीं है। अब यहां से देखो ई स्क्वायर डी टी, इसके लिए तो दूसरा पार्ट में तो ई का वैल्यू ही 0 है तो ई स्क्वायर भी 0 होगा, वहां तो कोई समस्या ही नहीं है। यहां से देखिए तो ई नॉट का स्क्वायर क्या हो गया, ई नॉट का स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, अगर ई नॉट का स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो बचा क्या, केवल और केवल डी टी का इंटीग्रेशन, कहां से कहां, तो 0 से t/2 डिवाइडेड बाई टी, वहां से इंटीग्रेशन आप देख भी सकते हैं कि सिंस dt का t होगा बचेगा t/2, देखिए t और t/2 कट गया। अगर ई आर एम एस का स्क्वायर, इसका वैल्यू ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आया, तो ई आर एम एस देखिएगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर, फिर से वैसा ही आ जा रहा है, बट जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही आए, इस प्रॉब्लम में भी ऐसा ही आया है कि ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट बाई √2 इसके बराबर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ई स्क्वायर डी टी करिए, आई स्क्वायर डी टी कीजिए, उसको डी टी से डिवाइड कीजिए, तो पहले स्क्वायर फिर मीन, सबसे लास्ट में रूट लगा देना है, कि शुरुआत में रूट नहीं लगा रहे हैं कि बार बार कौन इतने बड़े के ऊपर रूट लगा के रखेगा, तो इसलिए शुरुआत में इधर की ओर स्क्वायर रख रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, हटाया जाए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में क्या है, कुछ वेराइटीज है जो आपको कवर करके रखना पड़ेगा। तो फॉर्म क्या है, इसको इंटीग्रेशन से बहुत आसानी से हम उसको निकाल के आप इंटीग्रेट करके देखिएगा भी आ जाएगा। देखिए कभी कभी जो आपको एसी होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि I इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, कि मान लो एसी ऐसा हो सकता है कि ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, कि ये ऐसे एसी का अगर हमको आरएमएस वैल्यू बोले तो यहाँ पे जो आई आरएमएस होता है उसमें जो बगल वाला कांस्टेंट होता है, बगल वाला कांस्टेंट जो होता है वो बन जाएगा ए स्क्वायर, कि बगल वाला कांस्टेंट जो है वो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2, ये इसके बराबर ऐसा होना चाहिए। अगर ये फॉर्म ऐसा है तो जिसके पास नहीं है कोई साइन कॉस वो सिर्फ ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ऐसा होता है। फिर ये वाला फॉर्म जो है वो सबसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला है, अन्य एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछ सकता है कि I इक्वल टू कहीं ऐसा हो कि ए साइन ओमेगा टी, मान लो ए में साइन ओमेगा टी है और बी में कॉस ओमेगा टी, कि कुछ ऐसा है कि ए जैसे पहले देखते थे SHM को कंबाइन किया गया था, वो सब भी अभी आपका आएगा, SHM तो इस वीक में है। तो यहां से देखिए यहां जो आरएमएस होता है तो याद ही रख लो, जिसको साइन और कॉस मिल गया, पहले भी क्या आया था, पहले भी तो यही आया था। अगर मान लो सिंगल था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई आरएमएस क्या आता था, एक वैल्यू था मात्र आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर, उसके बगल में बी है
तो उसके लिए भी वही हो गया, I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर ऐसे भी लिखा जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ये आरएमएस का वैल्यू आ गया। ये दोनों फॉर्म को याद रखिएगा बहुत आसानी से। उसको जो आपको फॉर्मूला बोला गया है, फॉर्मूला में ये फंक्शन पुट कीजिए, स्क्वायर कीजिए आई स्क्वायर डी टी बाई डी टी, फिर उसके बाद उसको रूट निकालिए, आपको यही वैल्यूज देगा। तो एग्जाम में वैसे थोड़ी निकालेंगे, एग्जाम में तो आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो चलिए इसके आधार पे बताइए क्या बोला जा रहा है कि इफ द इक्वेशन ऑफ एन AC supply is given as I equal to 3 plus 4 sin omega t, then the value of RMS करंट। RMS करंट का वैल्यू बोलिए। पहला बोला जा रहा है कि RMS करंट है 5 एम्पियर, दूसरा बोला जा रहा है 5/√2 एम्पियर, तीसरा बोला जा रहा है कि जो वैल्यू है √17 एम्पियर, अगला बोला जा रहा है वैल्यू है √7 एम्पियर। क्या आ रहा है सभी लोगों का? सी ऑप्शन आ रहा है। तो यही बात है, ये दोनों फॉर्मेट को याद रखिएगा तो आप कोई सा भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए I इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 प्लस 4 साइन ओमेगा टी, ऐसा वैल्यू I का दिया हुआ है। तो यहां से निकालेंगे तो I इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पहला टर्म A प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो अगर ऐसा हो कि एक टर्म कांस्टेंट रहे, मतलब सच पूछा जाए तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी है कि उसी सर्किट में एक एसी सप्लाई कर दिया गया है 3 एम्पियर का जो हमेशा 3 एम्पियर है, और एक डीसी सप्लाई कर दिया गया है जिसका वैल्यू 4, मतलब उसका पिक वैल्यू है, उसका वैल्यू जैसे मान लो कि एसी का जैसे होता है कि यहाँ पे अगर इसको बनाएंगे, अभी बना भी देते हैं इसको अगला स्लाइड में, तो यहाँ पे पहले आरएमएस निकाल देते हैं। आई आर एम एस इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो जो कांस्टेंट था उसको कोई मतलब नहीं है, एज ए स्क्वायर उसका इंट्रोडक्शन होगा, और जिस किसी में साइन कॉस लग गया उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट के अंडर होता है। तो ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये 9 हो गया, ये 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2, तो 9 प्लस 8 किसके बराबर, √17 इसके बराबर। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन गिवन है ये सच में क्या है, यहाँ पे ये फंक्शन जो है कि एक 3 एम्पियर का एसी है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो जिंदगी भर 3 एम्पियर रहेगा, और एक डीसी है, और एक क्या है, एक इस तरीके का जिसका पिक वैल्यू 4 एम्पियर के बराबर है, इस तरीके का यहाँ पे हो रहा है। अगर ये सच में देखोगे सर्किट में कैसा दिखेगा, तो देखो मैक्सिमम कितना हो सकता है 3 + 4, तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितना एम्पियर तक जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 7 एम्पियर तक ऐसे। मिनिमम वैल्यू देखिएगा तो -1 एम्पियर, मतलब उल्टा दिशा में ऐसे जाएगा। 3 एम्पियर के आधार पे ये क्या होगा, इसके ऊपर 3 से 4 ऊपर, 3 से 4 नीचे, 3 से 0 के अबाउट ना होके ये किसके अबाउट वेरी कर रहा है, तो ये 3 एम्पियर के अबाउट वेरी कर रहा है कि 3 से 4 ऊपर गया तो मैक्सिमम कहां तक, 7 तक, और 3 से 4 नीचे गया तो मिनिमम कहां तक, -1 तक, और 0 वाला कहीं यहां पे होगा। तो 3 एम्पियर के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ एन डीसी एंड एसी ऐसा है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, चलिए आज के लिए लास्ट करते हैं, फिर कल कुछ और आरएमएस का क्वेश्चंस करके जो हम लोग का अगला टॉपिक है एसी सर्किट्स, उसके ऊपर कल आगे बढ़ेंगे कि एसी सर्किट्स का क्या मतलब होता है। 3 टाइप का एसी सर्किट होता है। अब यहां पे लिखे क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द ट्रायंगुलर वेव फॉर्म AC for 1/2 cycle if the peak value is I0।
कि पीक वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, पीक वैल्यू जो है वो आई नॉट के बराबर है। तो पहला बोला जा रहा है कि जो एवरेज वैल्यू होना चाहिए वो आई नॉट बाई 2 होना चाहिए। दूसरा बोला जा रहा है आई नॉट बाई 4 होना चाहिए। तीसरा बोला जा रहा है 0 होना चाहिए। सबसे लास्ट बोला जा रहा है आई नॉट बाई √2 ऐसा होना चाहिए। देखो सबसे पहले यहां पे ये आपका ट्रायंगुलर ही बोला गया है, तो ये ट्रायंगुलर एसी ऐसा होता है। हाफ साइकिल के लिए बोला गया है तो हाफ साइकिल ही कंसीडरेशन में लेना है। पीक वैल्यू बोला गया है आई नॉट के बराबर की मैक्सिमम इतना गया होगा, और एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल तो T/2 तक ही जाना है। जानते हैं कंप्लीट साइकिल ले लेंगे तो एवरेज वैल्यू प्लस और माइनस होके 0 हो जाएगा, तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज कभी पूछा ही नहीं जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे आई एवरेज निकालना चाहे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आई डी टी, भाई ये हो गया क्या, टोटल चार्ज सप्लाई डिवाइडेड बाई डी टी टाइम टेकन, जितना देर के लिए बोला है आधा साइकिल के लिए 0 से T/2, और यहाँ पे आधा साइकिल के लिए 0 से T/2 ऐसा। ठीक, अब यहाँ पे देखो अगर आई का इक्वेशन निकालने के लिए जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आई का इक्वेशन यहाँ निकल सकता है, जो पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकालना हम लोगों का स्कोप का बियॉन्ड हो जाएगा, वैसे नहीं निकालना है। यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे समझना है आई डी टी का मतलब क्या बताया गया था, किसके बराबर, तो एरिया अंडर किसके बराबर, चार्ज सप्लाई के बारे में बोला भी गया है कि एरिया अंडर आईटी ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, वो आईडीटी के बराबर होता है। ऑप्शन ए। नीचे में क्या, तो नीचे में तो डीटी का वैल्यू पता ही है कि एरिया अंडर आईटी ग्राफ, चलिए लिख भी देते हैं। और जितना देर के लिए एवरेज चाहिए, तो जितना देर के लिए आप एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया अंडर आईटी ग्राफ, उतना देर के लिए टाइम टेकन लिख दीजिए। तो ये वाला फॉर्मूला पे ही आएगा, इक्वेशन पे नहीं आएगा कि इस एक स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल भी सकते हैं, जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आधा साइकिल के लिए तो ट्रायंगुलर एसी है, ट्रायंगल का मतलब होता है उसका अगर एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस किसके बराबर, तो आधा ऑफ टाइम पीरियड T/2, हाइट किसके बराबर, तो हाइट होता है आई नॉट के बराबर, कि ये हाइट तो दिया ही हुआ है, पिक वैल्यू का मतलब यही तो हाइट हुआ, डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, आधा साइकिल के लिए ही तो निकाल रहे हैं, तो टाइम जो होना चाहिए T/2 इसके बराबर, ये T/2 कट गया। तो ट्रायंगुलर वेव का आधा साइकिल के लिए, जैसे वहां पे लिखे थे जो अपना साइनोसॉइडल था, कि साइनोसॉइडल का आधा साइकिल के लिए कितना आया था 2I0/π, या इसी को 0.63I0 लिखे थे, तो ये किसके लिए है, साइनोसॉइडल के लिए है। जरूरी नहीं है सभी के लिए उतना ही हो, एवरेज वैल्यू ट्रायंगुलर के लिए देखिए I0/2 इसके बराबर आ रहा है। हाफ साइकिल लिए है तो ऐसा, फुल साइकिल अगर ले लेते तो अपना कॉन्सेप्ट होता है ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया निगेटिव, आई एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल 0 के बराबर होता है। तो कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे एसी इक्वेशन पे। उसके बाद एसी सर्किट में क्या होगा, देखो एसी सर्किट में टोटल 5 सर्किट पढ़ना होता है। उसमें क्या है, सबसे पहले एसी को भेजा जाएगा प्योर रजिस्टर में, कि रजिस्टर में एसी जाएगा तो क्या होगा। दूसरा सर्किट होता है एसी को प्योर कैपेसिटर में भेजा जाएगा। तीसरा होगा एसी को प्योर इंडक्टर में, कि ये लोग अकेला अकेला सर्किट में होगा तो ऐसा। फिर इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है सीआर सर्किट, कि ऐसे सर्किट में भेजेंगे जहां कैपेसिटर और रजिस्टर ही मात्र प्रेजेंट होंगे। फिर इसको ऐसे सर्किट में भेजेंगे जहां पे रजिस्टर और क्या होंगे, इंडक्टर मात्र होंगे। और सबसे लास्ट में इन सबका कॉम्बिनेशन, जहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, इसको बोला जाता है एलसीआर सर्किट। तो वो एलसीआर सर्किट लिखेंगे कल के क्लास में। चलिए आज इतना ही रहना। चलिए क्वेश्चन से शुरू किया जाए। क्या बोला जा रहा है कि इफ द इक्वेशन
of an alternating EMF is given as E equal to 240 sine of 120t, then the RMS value and the frequency of this सोर्स। पहला बोला जा रहा है 240 वोल्ट 120 हर्ट्ज इसके बराबर है। दूसरा बोला जा रहा है कि जो वैल्यू है वो है 170 वोल्ट और इसका जो वैल्यू है वो है 16 हर्ट्ज। तीसरा बोला जा रहा है 170 वोल्ट और जो वैल्यू है वो है 19 हर्ट्ज। सबसे लास्ट बोला जा रहा है कि जो वैल्यू है 120 वोल्ट और इसका वैल्यू जो है वो 19 हर्ट्ज के बराबर ही है। तो बताइए यहाँ पे क्या है वैल्यू जो सोर्स का ये है और इस कोई बात नहीं। हम लोग का इक्वेशन था E इक्वल टू 240 साइन ऑफ कुछ ऐसा था 120t इसके बराबर। देखिए हम लोगों का कोई भी जो अल्टरनेटिंग सोर्स होता है उसका जो इक्वेशन होना चाहिए, अगर ईएमएफ की बात की जाए तो इसका इक्वेशन ऐसा होता होगा। तो सबसे पहले हम लोग ई नॉट का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पिक वैल्यू, जिसको एसएचएम के दुनिया में वेव के दुनिया में हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ एसी जो है वो उसका पिक वैल्यू है। तो पिक वैल्यू बोला होता तो 240 वोल्ट इसके बराबर इसका वैल्यू है। फिर हम लोगों से पूछा क्या गया है, तो दूसरा जो वैल्यू होता है वो आरएमएस वैल्यू होता है। तो आरएमएस वैल्यू का मतलब जो भी है कि वो इफेक्टिव वैल्यू है, सेम एनर्जी प्रोवाइड करेगा अगर एक कांस्टेंट करंट या वोल्टेज इतना का अप्लाई किया जाए। बट यहाँ के हिसाब से सोचे तो इसका वैल्यू जो होना चाहिए वो 250 डिवाइडेड बाई √2 इसके बराबर। तो 250 को लिखा जा सकता है 120 इंटू 2 के बराबर डिवाइडेड बाई √2 है। तो इसका वैल्यू देखिए करीब किसके बराबर हो रहा है, तो 120 इंटू √2 इसके बराबर हो रहा है। तो 120 इंटू √2 का वैल्यू एग्जैक्टली 1.41 के आसपास होता है। तो 12 को 14 से कीजिएगा तो 168 आता है। तो 168 से थोड़ा ज्यादा था क्योंकि 1.41 होता है। तो 170 वोल्ट के बराबर क्या है आपका जो ERMS है उसका वैल्यू, कि RMS का वैल्यू एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होता है। अगर हाफ साइकिल के लिए बोले तो हाफ साइकिल के लिए 0.63 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यही के कंपैरिजन से हम लोग ओमेगा क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ओमेगा 120 के बराबर है। तो हम लोगों का जो ये भी अपना एसएचएम का ही रिलेशन है, वेव का ही रिलेशन है कि ओमेगा इक्वल टू 2πf इसके बराबर होना चाहिए। ये कन्वर्जन आप बार बार देखेंगे कि होते ही रहेगा। तो ओमेगा इक्वल टू अगर 2πf आ रहा है तो यहां से ओमेगा का वैल्यू 120 के बराबर है, 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू एफ। तो एफ का वैल्यू देखिए तो 120 डिवाइडेड 6.28 ऐसा होगा। तो 6 से डिवाइड होता तो करीब 20 होता, 6.28 से डिवाइड हुआ है, इसको भी कैलकुलेट करके देखिए करीब 19 हर्ट्ज के बराबर आ रहा है। कि यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का उसका वैल्यू किसके बराबर है, उसका वैल्यू 19 हर्ट्ज के बराबर ऐसा हो रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसी का इक्वेशन दे देगा, कुछ भी चीज निकालने के लिए बोलेगा कि उसका आरएमएस क्या है, उसका पिक वैल्यू क्या है, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। मान लीजिए टाइम पीरियड बोलता तो क्या लिख देते 1 फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड भी मिल जाता। तो यही बात है इक्वेशन का वेव के दुनिया में भी और एसएचएम के दुनिया में भी इक्वेशन का यूजफुलनेस यही था कि इक्वेशन अपने आप में इस चीज के बारे में सारा जो इंफॉर्मेशन हो सकता है अपने अंदर समा के रखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या बोला जा रहा है कि इफ एन
alternating source has frequency of 15 Hz, then the time taken by this source to reach zero value to the पीक वैल्यू, कि जीरो वैल्यू से पीक वैल्यू जाने में कितना टाइम लगेगा ये हम लोगों को बताना है। तो पहला बोला जा रहा है जो टाइम लगना चाहिए वो 2 × 10⁻³ इसके बराबर टाइम लगना चाहिए। दूसरा बोला जा रहा है, सेकंड में ही टाइम है, 2.5 × 10⁻³ इसके बराबर। तीसरा बोला जा रहा है कि 5 × 10⁻³ इसके बराबर। सबसे लास्ट जो है वो बोला जा रहा है कि 20 × 10⁻³ इसके बराबर। बताइए इनमें से कौन सा हो रहा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात यह है कि एसी का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो तो अपना जगह पे है। सबसे पहले देख लेते हैं किसी भी वेरिंग सोर्स के लिए क्या हो सकता है, जीरो वैल्यू से पीक वैल्यू तक जाने में कितना टाइम लगता है। वो तो ऐसे डायरेक्टली भी याद रहना चाहिए, नहीं भी याद रखे तब भी इक्वेशन से भी निकल सकता है। आरएमएस वैल्यू के लिए इक्वेशन से ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कि ये जो अल्टरनेटिंग सोर्स है ये जीरो अपना अगर इसका कुल टाइम पीरियड टी के बराबर है, जैसे मान लीजिए एसएचएम में होता था कि टाइम पीरियड अगर टी के बराबर हो तो पार्टिकल हम लोग बोलते थे कि जीरो से रवाना होता है और T/4 जिसको फेज के टर्म में क्या बोलते थे, π/2, कि इस पूरे इंफॉर्मेशन को फेज भी बोला जाता था। फिर वापस आता था तो बोलते थे T/2 पे 1 साइकिल कंप्लीट हो गया, आधा पार्ट। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, 3T/4 पे 3/4 कंप्लीट हुआ और एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो जीरो से T/4 तक जाने में क्या होता है, फर्स्ट टाइम पिक वैल्यू को छूता है। आधा टाइम पीरियड खत्म हुआ, आधा साइकिल पूरा हो गया। जब समय किसके बराबर होता है, 3T/4 के बराबर होता है तो निगेटिव एक्सट्रीम को छूता है, एक टाइम पीरियड पूरा हो गया। यही टाइम पीरियड का डेफिनेशन ही है एक साइकिल को पूरा होने में जो टाइम लगता है। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, अपने इंडिया में जो एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। अलग अलग कंट्री में ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। कि अपने इंडिया में जैसे बोले कि एसी फ्लक्चुएट करता है तो एक सेकंड में एसी 50 साइकिल कंप्लीट करता है, 50 बार इन सभी वैल्यूज को छूता है। ये इंडिया में अगर मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे आप स्पेसिफिकेशन देखेंगे, इनपुट में यही स्पेसिफिकेशन लिखा होगा कि अगर इंडिया के लिए बना है कोई इंस्ट्रूमेंट तो वो 50 हर्ट्ज एसी पे काम करने के लिए बना है। मे बी किसी अन्य कंट्री में 40 हर्ट्ज भी हो सकता है, 60 हर्ट्ज भी हो सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ क्वेश्चन में ज्यादातर आपको 50 हर्ट्ज मिलने का चांस ज्यादा है क्योंकि इंडिया का सप्लाई कंडीशन यही है। अब देखो टोटल टाइम पीरियड जो होता है वो 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो एक टाइम पीरियड जो है 1/50 सेकेंड। यही बोला गया एक सेकेंड में 50 साइकिल पूरा होता है तो एक साइकिल को पूरा करने में 1/50 सेकेंड लगा होगा। तो ये टाइम पीरियड है। अब हम लोग को क्या बोला गया है, टाइम किस से, तो टाइम जीरो टू पिक। तो जीरो टू पिक जाने में जो टाइम लगता है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, अगर उसकी वैल्यू टी के बराबर है तो वो टी किसके बराबर है, T/4 के बराबर है। कि ये तो देख ही रहे हैं कि जीरो से पिक जाने में T/4 टाइम लगता होगा। तो T/4 मतलब 1/4 और 1 T तो खुद किसके बराबर है, 1/50। तो यहाँ पे देखिए T = क्या आ गया,
1/200 इसके बराबर आ रहा है। तो यहां से क्या कर सकते हैं, सिंपल अरेंजमेंट कर देते हैं। 2 × 100, 200 है, ऊपर में 10 मल्टीप्लाई किए हैं, नीचे में भी 10 मल्टीप्लाई कर दिया गया है। जैसे उसके बाद आपको जितना जल्दी आ जाए जिस फॉर्मेट में है, तो 5 × 10⁻³ सेकेंड इसके बराबर आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे बस यही बात है कि 0 से पिक वैल्यू जाने में कितना टाइम लगता है, तो वो कोई भी ऑसिलेटिंग चीज के लिए अपना 0 से पिक वैल्यू जाने में T/4 का समय खर्चा होता है। अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, और टाइम पीरियड अगर मिल गया तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, कितना टाइम लगेगा यहां से यहां जाने में। किसी को कोई समस्या? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कॉपी कर लीजिए। तो इस वीक में आपका SHM वेव्स वगैरह है, तो वहां भी ये सब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन शुरू किए होंगे। SHM में भी तो इक्वेशन से ही शुरू किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्या बोला जा रहा है कि इफ द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज given as I equal to 3 into sine of 8 pi t, then the time taken by this source to reach from 0 to the RMS वैल्यू। इस बार बताइए, पिछली बार बोला गया था 0 से पिक वैल्यू जाने में कितना समय लगता है, तो वो आपने निकाला। अब की बार बोला जा रहा है कि इस बार निकालना है किसके बराबर, कि 0 से RMS वैल्यू जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो पहला बोला जा रहा है कि 1/8 सेकेंड लग रहा है, दूसरा बोला जा रहा है 1/16 सेकेंड लग रहा है, तीसरा बोला जा रहा है 1/32 सेकेंड लग रहा है। चलिए सबसे लास्ट बोला जा रहा है 1/4 सेकेंड लग रहा है। कौन सा होना चाहिए? B फॉर बॉम्बे। थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, मे बी कितना बोला गया, पिक टू RMS वैल्यू। C सिम्स करेक्ट। तो यही बोला गया है। अगर आपने SHM अच्छा से पढ़ा है तो सारा इक्वेशन तो SHM का ही है, कोई अन्य बात नहीं है। देखिए सबसे पहला बात क्या है कि हमसे पूछा गया है कि भाई 0 वैल्यू से RMS वैल्यू जाने में कितना टाइम लगेगा। तो पिक वैल्यू पिछली बार जाना था तो यहां तक पहुंचना था, कि मतलब I0 तक पहुंचना था। अब की बार देखिए कहां तक पहुंचना है, अब की बार जो है वो I0/√2 इसके बराबर है। तो देखो अगर हम लोग जानते हैं, मान लिया मैंने कि t = 0 पे I = 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर t = t पे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, जो करंट का इस समय पे जाके करंट किसके बराबर हो रहा है, अपने RMS वैल्यू के बराबर हो रहा है, तो ये I0/√2 इसके बराबर ऐसा हुआ। अब I किसी भी समय पे कितना के बराबर होगा, तो अब I देखिएगा तो किसी भी समय पे I का जो वैल्यू होता है वो I0 sin ω t = I0/√2। अभी तक वैल्यू पुट नहीं किया है, अब वैल्यू पुट कर देंगे कि मान लो अगर किसी भी समय का करंट चाहिए, t = 5 सेकेंड पे चाहिए तो 5 डालिए इक्वेशन पे, 10 चाहिए तो 10 डालिए इक्वेशन पे। हम बोल रहे हैं t = t पे करंट जो है वो अपने RMS वैल्यू के बराबर हुआ, तो इस इक्वेशन में डाला गया। तो I0 का वैल्यू 3 है, तो 3 × साइन ऑफ किसका वैल्यू 8 pi t, इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, I0 का वैल्यू 3 है तो 3/√2 इसके बराबर। ये यहां से यहां कट गया, साइन ऑफ 8 pi t
इक्वल टू 1/√2 केवल बच रहा है, तो ये किसके बराबर, साइन ऑफ π/4 इसके बराबर होना चाहिए। तो साइन और साइन भी तो ऐसे कैंसल ही हो जाते हैं। तो 8πt इक्वल टू कितना आया, π/4 आया, पाई से पाई कट गया, टी का वैल्यू देखिए 1/32 सेकेंड, इसके बराबर क्या होना चाहिए। इतना टाइम के बाद जाके इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इतना टाइम के बाद जाके इसका वैल्यू जो होगा वो 1/32 सेकेंड के बाद अपना आरएमएस वैल्यू को छू देगा। मान लीजिए टाइम पीरियड निकाल लेंगे, t/4 करेंगे, तो t/4 समय के बाद जाके ये क्या करेगा, t/4 समय के बाद जाके अपना पीक वैल्यू को भी छू देगा। तो इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटाया जाए। इफ एन alternating source has equation of I equal to 10 sin 50πt, then बहुत ही आसान बात है, what will be instantaneous value of AC at t equal to 1/600 सेकेंड। पहला बोला जा रहा है जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 5 एम्पियर के बराबर। दूसरा बोला जा रहा है 5√2 एम्पियर के बराबर। तीसरा बोला जा रहा है 5√3 एम्पियर के बराबर। सबसे लास्ट में बोला जा रहा है कि 10 एम्पियर ही हो जाए। क्या लग रहा है इस बार? देखो यहां भी बहुत सिंपल सा बात है, इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे पिछली बार बोले थे कि किसी टाइम पे करंट पता था तो वो टाइम निकाले थे, अब की बार क्या पता है, तो अब की बार देखिए हम लोगों को पता है कि यहाँ पे इतना पे क्या होना चाहिए, तो करंट का किसी भी टाइम पे जो वैल्यू है वो 10 sin 50πt इसके बराबर। तो इसका मतलब पूछ क्या रहा है, जब समय हो गया 1/600 उस समय का करंट बताओ। तो इसीलिए तो इक्वेशन बना है कि जिस समय का करंट चाहिए उस समय का टाइम का वैल्यू डाल दीजिए, आपको उस समय का करंट मिल जाएगा। तो 10 इंटू साइन ऑफ देखिए 50/600 किसके बराबर आ रहा है, π/12 आ जा रहा है क्या। तो π/12 का वैल्यू नहीं पता है, नहीं पता है तो 600 को क्या कर दीजिए 300 कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में भी आएगा तो स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर से ही आएगा। तो ये π/6 ऐसा होना चाहिए। तो 10 इंटू साइन ऑफ π/6 किसके बराबर होता है, तो √3/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे किसके बराबर हो गया 5√3 इसके बराबर इसका वैल्यू हो गया। मान लीजिए जैसे कल के एग्जाम में देखे थे, अगर वैसा डाटा आएगा तो वो पक्का लिख के आएगा उसका वैल्यू। जैसे आया था 3 to the power 1.4 इक्वल टू 4.65। तो ये किसी के पास तरीका नहीं है। हाँ है, कुछ मेथड्स है जिससे ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला जा सकता है, बट वो आपके स्कोप के बियॉन्ड है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को क्या होगा, जहां पे जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लो अगर आ ही गया π/12 तो उसका वैल्यू दिया जाएगा कितना, साइन ऑफ π/6 है, कितना होना चाहिए, हाफ के बराबर। सही बोल रहे, ये होगा तो होगा π/√3, कॉस होता तब होता। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 10 इंटू साइन ऑफ π/6 1/2 होता है, तो 5 एम्पियर के बराबर। ये हम लोगों का सही है। तो सिंपल सा बात है, जो टाइम पूछे उस टाइम को इक्वेशन में क्या कीजिए, भर दीजिए, तो आपको क्या होगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा कि उस इंस्टेंट पे एसी का वैल्यू क्या है। तो अगर एसी का इक्वेशंस का प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो बस एक बार दोनों को एनालॉगस है इंटर रिलेट करना था कि जो काम एसएचएम में हो रहा था वही काम क्या होगा, वही काम यहाँ पे एसी में भी होगा। कि एसी में भी जो चीज पहले डिस्प्लेसमेंट 0 से पिक जाता था, अभी क्या पूछ रहा है, जैसे मान लो एसएचएम में पूछता था टाइम कितना लगेगा a/√2 डिस्प्लेसमेंट जाने में, टाइम कितना लगेगा a/2 डिस्प्लेसमेंट जाने में। अब की बार क्या पूछ रहा है,
अगर आरएमएस पूछ रहा है तो हम लोग तो जानते ही हैं कि टाइम पूछ रहा है I0/√2 करंट को जाने में। अगर बोल रहा है कि पिक वैल्यू का आधा जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम पूछ रहा है I0/T जाने में। तो वो सब हम लोग एसएचएम में बहुत डिटेल में इसी तरीके के इक्वेशन पे आपने एनालिसिस किया था, इसी का रिपीटेशन यहाँ पे हो रहा है। बट इक्वेशन से ज्यादा आरएमएस वैल्यू वगैरह जो है उस पर ध्यान रखिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से कम चांस है। हाँ, इक्वेशन दे के आरएमएस क्या है, ये क्या है, वो सब पूछा जा सकता है। चलिए अगला बात यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं कि देखो